हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरर मिनाटी में। और मैं आज आपको अपने व्यूअर्स की भेजी कुछ सच्ची डरावनी कहानियों के बारे में बताना चाहूँगा। और अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना और डरना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं आगे की स्टोरी अपने व्यूअर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। मेरा नाम विजय है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता हूं और खेतीबाड़ी करके अपने परिवार को पालता हूं। मेरा खेत मेरे गांव से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। अक्सर मैं रात को खेत में बने कमरे में ही रुक जाया करता था। एक रात मैं खेत में ही था, क्योंकि रात को फसल पानी देना था, तो वहीं रुक गया था। पर उस दिन पता नहीं मेरे मन में क्या आई कि मैंने घर जाने का सोचा। रात के 2:30 बज चुके थे और मेरे घर के रास्ते में एक ऐसी जगह आती थी जो काफ़ी बदनाम थी। आए दिन वहाँ कुछ न कुछ घटना बनती रहती थी। लोग कहते हैं वहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है, जो देर रात आने जाने वालों को कभी दिखती है तो कभी परेशान करती थी। हालांकि आज तक मेरा कभी उस जगह ऐसा अनुभव नहीं हुआ था, तो मैं निश्चिंत था। पर ज़रूरी नहीं है जो कभी नहीं हुआ वो अभी ना हो। बस मैं उस मोड़ पे दाखिल हुआ। मैं अपनी साइकिल से जा रहा था। आसपास सिर्फ झाड़ियाँ ही थी और अंधेरा तो इतना कि 5 कदम दूर कोई खड़ा हो तो वो भी ना दिखे। घंघोर अंधेरे में मैं अपनी साइकिल से जा रहा था। थोड़ा आगे जाते ही मेरी साइकिल भारी हो गई, जैसे पता नहीं पीछे कोई बैठ गया साइकिल पे। कहते हैं ऐसे वक्त पीछे मुड़ के नहीं देखते, सो मैंने इस बात का ध्यान रखकर पीछे ना मुड़ा। पर अब जैसे कोई पीछे से साइकिल को खींच खींच के रोक रहा हो, ऐसे झटके मार रहा था। मेरे तो जैसे प्राण ही निकल गए। मैं समझ चुका था ये कोई और नहीं, उसी औरत की आत्मा है। पीछे मुड़ के देखने की तो मुझ में हिम्मत ना थी। पता नहीं कौन सा रूप हो उसका। इसलिए मैं अपनी साइकिल से उतर गया और चलते हुए साइकिल लेकर आगे बढ़ा। पर अब साइकिल फिर भारी हो गई, मानो वो फिर साइकिल के पिछली सीट पर बैठ गई हो। मैंने अब साइकिल छोड़ देना ही मुनासिब समझा और मैं साइकिल वहीं पटक कर तेज़ गति से चलने लगा। थोड़ा चलते ही मेरी साइकिल जैसे किसी ने बड़ी ताकत से उठाकर फेंकी हो, ऐसे मेरे आगे आकर पड़ी और धीरे धीरे हंसने की आवाज़ आने लगी। और एकदम से हंसना बंद करके अपनी भारी आवाज़ में वह बोली, अपनी साइकिल तो लेता जा विजय। अपना नाम सुनकर मैं डर के साथ अचंभे में पड़ गया और इतना सुनते ही मैं अपना पूरा जोर लगाकर दौड़ने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे ठीक पीछे वो भी दौड़ रही हो। मैंने अब भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर मैं ज़्यादा देर तक खुद को रोक न पाया और आगे जाकर मैंने मुड़ के देख ही लिया। अंधेरे की वजह से वह ठीक से तो नहीं देख पाया, पर अच्छे खासे डील डोल वाली और बिखरे हुए बालों वाली डरावनी चुड़ैल जैसी दिख रही थी। उसकी आँखों की सफ़ेदी दूर से ही दिख रही थी। अब वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल बहुत डरावनी थी। इतना देखते ही मैं फिर जोर लगा के अपने घर की ओर दौड़ा और अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया। और फिर कोई जवाब ना मिलने पर बरामदे की दीवार से जल्द कूद गया। जैसे ही अंदर पहुंचा, मैं बाहर से उसकी आवाज़ सुन पा रहा था। वह बोली, आज तो तू बच गया विजय। दोबारा मेरे घर के आसपास मत आना, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। मैं तेज़ी से ऊपर कमरे में जाकर दुबक के कंबल के अंदर घुस गया। मुझे तेज़ बुखार आ गया था। मेरा पूरा शरीर डर से कांप रहा था। मैं पूरी रात यही सोचकर जागता रहा। 1-2 दिन बाद जब मैं थोड़ा ठीक हुआ तो मैंने गांव के कुछ लोगों से यह बात बताई। तब मुझे यह जानने को मिला कि जहां मेरे साथ ये घटना हुई, वहाँ काफ़ी सालों पहले 2 घर हुआ करते थे।
एक घर में यह औरत अपने एक बच्चे के साथ रहती थी और पड़ोस में एक पूरा परिवार रहता था। दोनों घरों में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। वो यह चाहते थे कि यह औरत उनको अपना घर बेच दे, इसलिए उस औरत को बार बार परेशान करते थे। वह लोग बड़े काफ़ी बाहुबली लोग थे, इसलिए कोई उनके बीच में नहीं बोला करता था। एक दिन उस औरत की और उन बच्चों की किसी ने गला काट कर हत्या कर दी। कोई सबूत ना मिलने की वजह से किसी का नाम सामने ना आया। तब से इस औरत की आत्मा वहाँ भटकती है। पड़ोस वाले भी कुछ दिनों से घर छोड़कर शहर में चले गए और दोनों घर तुड़वा दिए, यह सोचकर कि उस औरत की आत्मा चली जाएगी, पर ऐसा ना हुआ। कई सालों बाद आज भी रात को वह भटकती है और आज भी उस जगह को अपना घर मानती है, और अगर कोई रात को वहाँ से निकले तो ऊपर से उसको पकड़ती और डराने की कोशिश करती है। उस दिन के बाद मैं कभी उस जगह पर ना गया और दूसरों को यही सलाह देता हूँ कि उस जगह ना जाए। मेरा नाम अमित है। बात उस समय की है जब हमने यह गांव छोड़ा, मानो तकरीबन 15-20 साल पहले की। तब मैं और मेरा भाई इतने छोटे हुआ करते थे कि सही में चल भी नहीं पाते थे। धीरे धीरे हम बढ़ने लगे। मैं, मेरा भाई, माता पिता और हम सब दादाजी और दादी जी के साथ बड़ी खुशी से अपने गांव कुलधरा में रहते थे। हर तरफ मानो प्यार, खुशी, हरियाली और सहयोग की भावना थी। दुख का आना जाना था, पर कभी किसी को अनुभव ही नहीं होता था। पूरा गांव जैसे एक परिवार की तरह रहता था। मेरे दादा बंसीलाल गांव के साथ हवा जैसे घुले मिले हुए थे। बड़े होने के नाते सब उनका सम्मान करते थे। अचानक एक दिन सरकारी पत्र आया जिसमें लिखा था कि पिताजी की नौकरी शहर में लग गई है और हम भी बड़े हो रहे थे। गांव में पढ़ाई का प्रबंध इतना अच्छा नहीं था। पढ़े लिखे होने के नाते पिताजी ने दादाजी को शहर में बसने की सलाह दी। दादाजी थोड़ा घबरा से गए, परंतु बाद में वह भी मान गए। कुछ दिनों बाद ही हम जैसलमेर में आ गए। यह सब इतना आसान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ शरीर ही शहर आया हो, मानो रूह वहीं पर रह गई हो। समय बीतता गया और हम स्कूल जाने लगे। पिताजी का काम भी शुरू हो गया। कुछ साल बीत गए। माताजी भी बीमार रहने लगी। गांव कुलधरा की यादें भूलने वाली नियति नहीं थी। शहर की चमक दमक, हर वस्तु 3 गुना महंगी। उफ, रोज के खर्चे, ऊपर से माताजी की बीमारी इतनी लंबी चली वह खुद से चल बसी। हम निराश से होकर बिखरने लगे थे। पढ़ाई चलती रही। जैसे तैसे मैंने वकालत की पढ़ाई शुरू कर ली और भाई ने कंप्यूटर का कोर्स ज्वाइन कर लिया था, और दादाजी का मन भी सिर्फ गांव में ही लगा रहता था। अब तो महंगाई भी कमर तोड़ रही थी। शहर में हमारी स्थिति बिगड़ने लगी थी। हम खुश होकर भी खुश नहीं थे। गांव जाने का मन सबका हो रहा था। सोचा भी जा ही रहा था कि थोड़ी ज़मीन पड़ी है, बेचकर कुछ गुजारा हो जाएगा, साथ साथ ही सबको मिल भी लेंगे। हम गांव के लिए निकल गए थे। रास्ते में अजीब सी बातें लोगों द्वारा सुनने को मिली। मत जाओ वहाँ, अब कोई नहीं रहता, वहाँ तो सिर्फ अंधेरा रह गया है। हम हैरान थे, यह सब क्या हो रहा था। सुनने में अजीब था तो जाने का मन तो था ही। हम गांव के पास पहुंच गए। दूर से देखा, इतना भयानक अंधेरा, खामोशी, सहमी सी आवाज़ें, चारों तरफ टूटे फूटे घर और सिर्फ सन्नाटा ही था। हम पूरी तरह डर गए थे। दादाजी ढांढस बांधते आगे चल दिए। हम अपने घर तक पहुँचे। वहाँ अब कोई घर नहीं रहा था। गांव से बहुत दूर 2-4 घर होंगे। वहाँ पर बत्ती की हल्की सी चमक दिख रही थी। हम अंदर से कांप रहे थे, पर कहीं जा भी नहीं सकते थे।
रात हो चुकी थी। हमने दरवाज़ा अंदर से बंद किया। सोचा किसी तरह रात बीत जाए। मेरा भाई, पिताजी, मैं घबराए हुए थे और बहुत थक भी चुके थे। दादाजी हमें हिम्मत दे रहे थे और बोले, एक रात की तो बात है, सुबह होते ही वापस चले जाएंगे। सोचा था 15 से 20 दिन गांव में रहेंगे, परंतु एक रात इतनी भारी पड़ गई। हमने रात को अजीब सी आवाज़ें सुनी। वह गांव जो उस खंडहर बन चुका था, वहाँ लोगों के हंसने की तेज़ आवाज़ें आ रही थी और तेज़ हवा भी चल रही थी। पत्तों की आवाज़ें मानो धड़कन को छीन रही थी। हमें हर पल ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी हमारे साथ उस घर में है, जो हमें वहाँ से निकालना चाहता हो। हर पल शोर और बदलती आवाज़ों ने हमें अंदर तक झंझोर दिया। कभी बाहर से हंसने खेलने की आवाज़ें आती, तो कभी चीखने चिल्लाने की। बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, बिजली भी कड़क रही थी, खिड़कियां अपने आप खुल और बंद हो रही थी। मौसम एकदम ही बदल गया। जैसे तैसे हमने इन खौफनाक आवाज़ों में रात काटी और सुबह होते ही वहाँ से निकल गए। हमारे मन में कई सवाल थे। हमें जानना चाहते थे कि ये क्या हुआ हम लोगों के साथ। कोई जादू टोना था या कोई शैतानी ताकत, पर समझ में कुछ भी नहीं आया। गांव से बाहर निकलते ही हमें किसी बुजुर्ग ने यह बताया कि यह कोई जादू टोना नहीं, यह तो गांव पर कुदरत का प्रकोप है। जो हंसता खेलता गांव तबाह हो गया। उसने बताया कि कुछ साल पहले कुछ साधु इस गांव में रहने के लिए आए थे। उन्होंने गांव के मुखिया से गांव में रहने की आज्ञा मांगी, परंतु मुखिया ने यह सही नहीं समझा। मुखिया ने उनको वहां पर रहने की आज्ञा नहीं दी, जिससे साधु क्रोधित हो गए और इस गांव को श्राप देकर निकल गए कि जिस धरती पर दया धर्म नहीं रह सकते, वहाँ पर कोई और भी नहीं रह सकता। उस दिन के बाद यह गांव वीरान होना शुरू हो गया और यहाँ पर कोई नहीं रह सका। बस तभी से यहाँ पर कुछ साधुओं का साया ही घूमता नजर आता है और कुछ नहीं। एक डर और भय ने अपनी जगह बना ली यहाँ। बस यही है इस गांव की दास्तान। यह सुनकर हम अंदर से टूट गए। हमने हमारे गांव में इतने दर्द और खौफ की भी कल्पना कभी नहीं की थी। हम बेजान से शहर पहुँचे। कई दिनों तक वही आवाज़ें हमें महसूस होती रहीं। उस खौफनाक रात को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। मेरा नाम आयुष है। यह कहानी करीब 35 से 40 साल पुरानी है और बिल्कुल सच्ची है। मुझे मेरे पिताजी ने यह कहानी बताई थी। हमारे यहाँ लगभग सभी लोगों को इस कहानी के बारे में पता है। मेरे गांव का नाम अरवल है, जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी ज़िले में पड़ता है। जहाँ हमारे गांव है, वह एक पहाड़ी इलाका है। अब तो फिर भी इस इलाके का बहुत सा भाग आधुनिकीकरण हो चुका है, लेकिन 35 से 40 साल पहले यह इलाका बहुत सुनसान हुआ करता था। उस वक्त ज़्यादा आबादी भी नहीं थी। तो कहानी ऐसी है कि करीब 40 साल पहले हमारे ही गांव का एक फौजी छुट्टी पर आया हुआ था। उस फौजी का नाम अरविंद प्रजापति था। हमारा गांव जहाँ था, वो पूरा पहाड़ी इलाका था और बहुत पिछड़ा भी हुआ करता था। इसलिए कोई बस या कोई साधन सीधा गांव तक नहीं आता था। बस सीधा मुख्य बस अड्डे पर उतार देती थी और वहाँ से पैदल ही गांव तक आना पड़ता था, पहाड़ों के बीच से चलकर। तो वो फौजी पैदल ही रात के समय सुनसान इलाके से घर आ रहा था। जब वो रास्ते में आ ही रहा था, तो उसको सड़क किनारे जंगल में किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। फौजी था, इसलिए बहादुर भी था। तो वो जंगल के अंदर गया देखने के लिए कि कौन रो रहा है। कोई और होता तो शायद इतनी हिम्मत नहीं कर पाता। जब वो अंदर पहुंचा, तो उसने देखा कि अंधेरे में एक पेड़ के नीचे एक जवान लड़की अकेली बैठी है
और रो रही है। वो उसके पास पहुंचा और उससे पूछा कि वो वहां कैसे पहुंची और उसका घर कहाँ है। लड़की जवान थी और बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसको कुछ याद नहीं था। लड़की रो रही थी और उसने फौजी से उसको अपने साथ ले जाने के लिए निवेदन किया। फौजी उस लड़की को अपने घर ले आया। अगले ही दिन पूरे गांव में ये बात फैल गई कि फौजी किसी लड़की को जंगल से लाया है। सबने जानने की बहुत कोशिश की कि वह लड़की कौन है, लेकिन सबको यह लगा कि उसको कुछ याद नहीं था। शायद उसकी याददाश्त खो चुकी थी। लड़की फौजी के घर ही रहने लगी। फौजी लड़का भी जवान था और उसकी भी शादी नहीं हुई थी। एक ही घर में दो अनजान लड़की और लड़के कैसे रह सकते थे। गांव में लोगों का तरह तरह का बात करना लाजमी था, इसलिए उस फौजी लड़के के घर वालों और गांव वालों ने फैसला किया कि उन दोनों की शादी कर दी जाए। लड़की ने भी हाँ कर दी। लड़की बहुत सुंदर थी, इसलिए फौजी लड़का भी मान गया। लेकिन शादी से पहले उस लड़की ने फौजी लड़के के सामने एक शर्त रखी। उसने बोला कि मैं तुम्हारा हर एक बात मानूंगी, घर का सारा काम भी करूंगी, बस तुम कभी भी बिना दरवाज़ा खटखटाए मेरे कमरे के अंदर मत आना। लड़का मान गया और दोनों की अच्छे से शादी कर दी गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 10-12 साल भी बीत चुके थे। दोनों के 3 बच्चे भी हो गए थे। फौजी लड़का बीच बीच में छुट्टियों पर आता, कुछ समय बिताता, फिर वापस चला जाता। एक बार वो छुट्टियों पर आया हुआ था वो और बस जाने ही वाला था। सुबह अच्छे से तैयार होकर खाना भी खा लिया था। उसकी पत्नी ने खाना बना दिया था। फिर वो बाहर चला गया। कुछ देर जाने पर उसको याद आया कि वह कुछ भूल गया है, तो वो जल्दी जल्दी वापस घर आया। जल्दीबाजी में उसको पत्नी की वो बात याद नहीं रही। उसको बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर नहीं जाना था और वो जल्दीबाजी में ऐसे ही दरवाजे के अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही उसने जो देखा, उसके तो होश ही उड़ गए। उसने देखा कि कमरे के अंदर उसकी पत्नी मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही थी और उसका एक पैर चूल्हे के अंदर रखा हुआ। जलती आग के अंदर बाल बिखरे हुए थे। यह देख के उसकी चीख निकल गई। आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी का ध्यान उस पर गया तो वह गुस्से में उठी और चिल्लाई, मैंने बोला था कभी भी बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर मत आना। इतना बोल के उसने गुस्से में उस फौजी को एक थप्पड़ मारा और तेज़ी से भाग के बाहर चली गई। वो इतना तेज़ी से निकली कि कोई उसको देख नहीं पाया और वो झट से गायब हो गई। उस थप्पड़ की चोट ऐसी थी, उस फौजी की गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई और बुढ़ापे तक टेढ़ी ही रही। उस दिन के बाद किसी ने उस लड़की को नहीं देखा। गांव के लोग आज भी इस बारे में बात करते हैं तो वह काँप जाते हैं।